नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्क की यूनिट 2 के बारे में। लॉ ऑफ टॉर्क की यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉर्ट्स की बात हुई है। मतलब ये यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ टॉर्ट्स हैं जो कि डैमेजेस कॉज करते हैं एंड देन आपके पास राइट हो जाता है टू क्लेम रेमेडी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस देखेंगे तो स्टार्टिंग आपको दिखेगा, फर्स्ट टॉपिक इज नेग्लिजेंस। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ टॉर्ट दैट इज पनिशेबल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है नर्वस शॉक एंड देन न्यूसेंस एंड देन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड देन जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल एक्ट्स एंड देन पेरेंटल एंड क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी। बेसिकली ये आपके लॉ स्पेसिफिक टॉर्ट्स हैं या फिर स्पेसिफिक सिविल रॉन्ग्स हैं जो कि डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस यूनिट के अंदर। तो अगर मैं बात करूं मार्क्स की, तो ये सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली आपसे 5 मार्क्स में तो पूछे ही जा सकते हैं। बट अगर किसी टॉपिक को चाहें, जैसे नेग्लिजेंस है, आपका नर्वस शॉक है, देन न्यूसेंस है, ये आपका 12.5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इन तीनों को, इन दो को मर्ज करके पूछ लें, इन दो को मर्ज करके पूछ लें और इन दो को मर्ज करके पूछ लें, तो भी 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जनरली फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो ये 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है और मार्क्स फेचिंग यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेग्लिजेंस टॉपिक से। देखो, कोई भी टॉर्ट होता है तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन एंड देन पढ़ते हैं हम उसके एसेंशियल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। तो नेग्लिजेंस की अगर डेफिनेशन बात करें या एसेंशियल्स की बात करें, फर्स्ट इज लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, नेक्स्ट इज breach of legal duty, third causation and fourth is damages। तो ये आपके बेसिकली क्या है, नेग्लिजेंस की एसेंशियल्स हैं। जब सबसे पहले आता है लीगल ड्यूटी, जहाँ पे नेग्लिजेंस होगा वहाँ पे सबसे पहले होगी लीगल ड्यूटी। अगर लीगल ड्यूटी नहीं है वहाँ पे तो नेग्लिजेंस नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर लीगल ड्यूटी है और उस लीगल ड्यूटी को हम फुलफिल ना करें और हो जाए ब्रीच, नेक्स्ट इज ब्रीच। अगर ब्रीच हो जाए तो ब्रीच के केस में क्या होगा, अगर लीगल ड्यूटी का ब्रीच हो गया है तो वो क्या होगा, उस ब्रीच की वजह से क्या हुआ है, कॉज हुआ है। कॉज किसकी वजह से हुआ है, इस ब्रीच की वजह से कॉज हुआ है। तो ये क्या कॉज कर रहा है, डैमेजेस किसको, एक पर्सन को और प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नोट्स में क्या है। तो सबसे पहले है बात डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस की, ये आप पढ़ सकते हैं। नेग्लिजेंस इन टॉर्ट लॉ रेफर्स टू फेलियर टू एक्सरसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर दैट अ रीजनेबल पर्सन वुड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस रिजल्टिंग इन हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन। ठीक है, मतलब एक केयर, एक कॉशन जो एक नॉर्मल रीजनेबल पर्सन को लेना चाहिए था, उसने नहीं लिया। उसकी ड्यूटी थी लेने की केयर, बट उसने केयर नहीं किया, उसने उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया रीजनेबली, तो क्या होगा, डैमेजेस हो गए। उस ड्यूटी को फुलफिल ना करने की वजह से डैमेजेस हो गए, और डैमेजेस होने की वजह से क्या उसका हो गया, लॉस हुआ, और लॉस की वजह से हमने एक इस कैटेगरी को एक नाम दे दिया, जिसका नाम दे दिया हमने नेग्लिजेंस। ठीक है, तो इसके एसेंशियल्स देखेंगे। सबसे पहले है ड्यूटी ऑफ केयर। अगर ड्यूटी ऑफ केयर है तो ही नेग्लिजेंस हो सकता है। डिफेंडेंट मस्ट ओ अ लीगल ड्यूटी टू द प्लेंटिफ। अगर ड्यूटी नहीं है लीगली तो नो नेग्लिजेंस। सपोज एक पर्सन है, ब्लाइंड है, जिसको रोड क्रॉस कराना हमारी मॉरल ड्यूटी है, बट वो लीगल ड्यूटी नहीं है। अगर हम रोड क्रॉस नहीं कराते हैं और वो पर्सन खुद अपने इंडिविजुअली रोड क्रॉस करने लगता है और वहाँ पे एक्सीडेंट कमिट हो जाए, तो क्या होगा, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। बट जिस कार ने एक्सीडेंट कमिट किया है वहाँ पे उसकी लीगल ड्यूटी थी कि टू अप्लाई ब्रेक्स। अगर वो देख रहा है सामने से एक ब्लाइंड पर्सन आ रहा है तो ब्रेक अप्लाई करना उस कार के ड्राइवर की लीगल ड्यूटी थी, जो उसने ब्रीच कर दी, तो उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हो गए, डैमेजेस हो गए। तो उसको, उस ड्राइवर को या फिर उस कार के ऑनर को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो मैंने अभी कार वाला एग्जांपल समझाया कि अगर कार ब्रेक लगानी चाहिए थी, कार में ब्रेक नहीं लगाई आपने, तो क्या होगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया कि आपकी वहाँ पे लीगल ड्यूटी थी, बट वहाँ पे ड्यूटी फुलफिल करने के बजाय आपने क्या करा, ब्रीच कर दिया, नहीं फुलफिल करा। एंड देन कॉजेशन, बिकॉज ऑफ ब्रीच
आपने ब्रीच किया, ब्रेक नहीं लगाया, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो कॉजेशन किस चीज़ का हुआ, डैमेजेस का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, अ ड्राइवर रन्स रेड लाइट एंड कॉजेज एन एक्सीडेंट, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स नेग्लिजेंस। ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। देन मेडिकल नेग्लिजेंस, डॉक्टर फेल्स टू डायग्नोस अ कंडीशन ड्यू टू ओवरसाइट और इनएडिक्वेट केयर। मतलब डॉक्टर जो है उसने डायग्नोस सही से नहीं किया कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। सपोज किसी पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी, बट सर्जरी होने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे शुगर टेस्ट वगैरह टेस्ट होते हैं। तो क्यों होते हैं, ताकि आपका जो क्लॉटिंग होनी है वो कब तक हो जाएगी और उसके लिए क्या मेडिकेशंस होने चाहिए, उसकी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट होते हैं। बट उन टेस्ट को कंडक्ट करे बिना अगर डायरेक्ट सर्जरी हो गई तो क्या होगा, मेडिकल नेग्लिजेंस होगा। ठीक है, उसके बाद स्लिप एंड फॉल। अगर मान लो कोई स्टोर है, सपोज डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे शॉपिंग करने गए हो आप, उसमें क्या है, उस स्टोर ओनर की एक ड्यूटी है कि जो प्रेमाइसेस है, स्टोर के जो पूरे कंपाउंड है, उसको सेफ रखेगा। मतलब वहाँ पे गीला नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं पड़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है, वाटर है, ऑयल है, कुछ पड़ा हुआ है, तो उसकी ड्यूटी है कि उसको वो तुरंत साफ कराए। अगर नहीं कराता है और वहाँ पे कोई आता है और स्लिप हो जाता है, तो वो क्या होगा, नेग्लिजेंस होगा ऑन द पार्ट ऑफ स्टोर ओनर। ठीक है, उसके बाद रेलेवेंट डॉक्ट्रिन्स, रेस इप्सा लोकेटर, मतलब थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। मतलब जैसे नेग्लिजेंस का कोई भी केस होगा तो उसमें चीज़ें अपने आप बोलेंगी कि यहाँ पे नेग्लिजेंस है या नहीं है, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट इनसाइड अ पेशेंट आफ्टर सर्जरी वुड लाइकली इन्वॉल्व this doctrine because it is clear that such an injury would not happen without negligence on the part of surgeon। मतलब क्या है कि अगर सर्जरी हुई और कोई भी इक्विपमेंट पेशेंट के अंदर ही रह गया तो क्या है, वो ऑटोमेटिकली इटसेल्फ खुद ही बता रहा है कि ये नेग्लिजेंस था, वहाँ पे डॉक्टर का ध्यान नहीं था। अगर डॉक्टर का ध्यान होता तो पार्ट अंदर कैसे रह जाता। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, रेस इप्सा लोकेटर, कि मतलब वहाँ पे नेग्लिजेंस था और जो डॉक्टर होगा वो लायबल होगा फॉर डैमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस केस लॉ, ये आप खुद पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है नेग्लिजेंस पर से। एग्जाम्पल, अ ड्राइवर रनिंग अ रेड लाइट इज नेग्लिजेंट पर से। मतलब आप रेड लाइट जंप कर रहे हो तो आप नेग्लिजेंट हो बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज। ठीक है, बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इसमें क्या है, इसका एग्जांपल पढ़ेंगे। अ पेडेस्ट्रियन हु क्रॉसेस द रोड विदाउट लुकिंग मे बी पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलिजन, द डिफेंडेंट में स्टिल बी लाइबल बट प्लेंटिफ्स ओन नेग्लिजेंस में रिड्यूस द डैमेजेस। एक पर्सन है, सपोज रेड लाइट है, जब आप रेड लाइट पे खड़े होते हो तो आपकी ड्यूटी ये है, जो जिब्रा क्रॉसिंग बनी हुई होती है उससे आपको तब क्रॉस करना है जब जो गाड़ियों के लिए लाइट है वो रेड हो जाए। बट आप ना रेड लाइट देखते हो ना गाड़ियां देखते हो, आप सीधा क्रॉस करने लग जाते हो। या दूसरा केस लेते हैं कि फुट ओवर ब्रिज बना है, आलस की वजह से आप उस पर नहीं चढ़ते और नीचे से ही उसके नीचे से डिवाइडर को जंप करके रोड क्रॉस करने लग जाते हो। तो क्या होता है, मान लो एक्सीडेंट कमिट हो जाए तो उस केस में जो ड्राइवर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनेगी, एक हद तक बनेगी, बट जो आपको, अगर आपने कॉशन को फॉलो किया होता फिर एक्सीडेंट हुआ होता तो क्या होता, ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी ज़्यादा बनती। बट क्योंकि आपके पार्ट में भी, या मतलब जो पर्सन जो पेडेस्ट्रियन था जो क्रॉस कर रहा था उसके पार्ट में भी कुछ नेग्लिजेंस था, तो इस वजह से क्या हुआ, उस ड्राइवर की लाइबिलिटी थोड़ी कम हो गई। ठीक है, उसके बाद ये केस लॉ है, ये आप खुद पढ़ेंगे। केस लॉज बहुत ज़रूरी होते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट डेवलप ही केस लॉज के थ्रू हुआ है। और अगर कोई डाउट हो केस के नाम में या फिर कोई भी फैक्ट्स में क्लियरिंग ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। कंपैरेटिव नेग्लिजेंस क्या होता है, द कोर्ट अपोर्शंस फॉल्ट बिटवीन द पार्टीज। मतलब पार्टीज का फॉल्ट को डिवाइड कर दिया जाता है। एग्जांपल पढ़ें, इन अ कार एक्सीडेंट वेयर बोथ पार्टीज वर नेग्लिजेंट द कोर्ट में असाइन 70% फॉल्ट टू वन ड्राइवर एंड 30% फॉल्ट टू अदर। जैसे मान लो एक गाड़ी है जो राइट साइड से आ रही है और एक गाड़ी है जो रॉन्ग साइड से आ रही है। जो रॉन्ग साइड से आ रही है उसकी फॉल्ट ज़्यादा है बिकॉज दैट कार इज वायलेटिंग लॉज। बट राइट साइड से आने वाली गाड़ी देखती है कि ये गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही है, गलत है, बट फिर भी स्पीड कम करने के बजाय तेज कर देता है। तो क्या होगा, जब कोलिजन हुआ तो मान लिया कि 70% गलती इस ड्राइवर की है जो रॉन्ग साइड से आ रहा है, बट 30% गलती इस ड्राइवर की भी है कि जानते हुए देखते हुए, मौका था इसके पास, धीमी कर सकता था स्पीड बट नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया। तो 30% मिस्टेक इस ड्राइवर की है एंड 70% मिस्टेक इस ड्राइवर की है। ठीक है, उसके बाद ये फिर से एक केस लॉ है, ये आप देखेंगे। हर केस का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जनरली एक टॉपिक में 1 या 2 केस लॉज आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये केस है, ये आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये नेग्लिजेंस के लिए इंपॉर्टेंट केस है, ये लैंडमार्क केसेस हैं, ये आप जरूर पढ़ेंगे। एंड देन दीज केस ऑल्सो
एंड दिस केस ऑल्सो। बेसिकली 3 केस लॉज मैंने मेंशन किए हुए हैं, एंड देन एक इंडिया का केस भी आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद ये है आपका एक चार्ट जो है बात करता है नेग्लिजेंस अंडर टॉर्ट लॉ, नेग्लिजेंस अंडर क्रिमिनल लॉ, नेग्लिजेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड नेग्लिजेंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, तो बेसिकली नेग्लिजेंस हर लॉ का एक पार्ट है जो कि बात करता है टॉर्ट लॉ सिविल रॉन्ग की, क्रिमिनल लॉ जहां पे क्रिमिनली लायबल हो जाए पर्सन, मतलब पुलिस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जहां पे, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, ये भी सिविल रॉन्ग ही होता है बेसिकली। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई नेग्लिजेंस है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ये आप खुद फ्लो चार्ट देख सकते हैं। जो नेग्लिजेंस था वो आईपीसी में सेक्शन 304A में पनिशेबल था, 304A में, जहां पे नेग्लिजेंस या रेकलेसनेस की वजह से डेथ कॉज हो जाती थी, तो वहां पे पनिशमेंट थी 30A में। अब वो पनिशमेंट बीएनएस में हो चुकी है, तो बीएनएस का सेक्शन आप खुद देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फ्लो चार्ट है, डिफेंसेस आप देख लेंगे। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, अगर आप कोई डिफेंडेंट है वो अपना डिफेंस लेना चाहे तो क्या प्रूव कर सकता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या फिर कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। हमने दोनों डॉक्ट्रिन डिस्कस कर ली। देन नो डिफेंस, क्रिमिनल लॉ में अगर कोई भी नेग्लिजेंस का पार्ट शो होता है तो वो नो डिफेंस है बिकॉज इट इज क्रिमिनली लायबल। नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, मतलब अगर कोई टर्म्स है और वो क्या है नेग्लिजेंस उस टर्म का कोई पार्ट है तो क्या होगा, वो डिफेंस हो जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सोवरेन इम्यूनिटी और स्टैट्यूटरी पावर। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसीज, तो इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई नेग्लिजेंस हो जाए तो वो क्या होगा, सोवरेन इम्यूनिटी होगा। देन नेक्स्ट है डैमेजेस, क्या है, कंपनसेशन, पनिशमेंट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंपनसेशन एंड नो डायरेक्ट डैमेजेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नेग्लिजेंस। ठीक है, एंड कॉजेशन क्या है, कॉजेशन बिटवीन ब्रीच एंड इंजरी मस्ट बी प्रूफ, डायरेक्ट कॉजेशन ऑफ हार्म मस्ट बी शोन फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी, कॉजेशन इज नीडेड टू प्रूव डैमेजेस इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉजेशन इन वायलेशन ऑफ राइट्स। एग्जाम्पल नेग्लिजेंट स्टेट एक्शंस, अगर स्टेट एक्शन नेग्लिजेंट होंगे तो क्या होगा, आपको डैमेजेस मिलेंगे। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है नर्वस शॉक। नर्वस शॉक का मतलब क्या है, एक पर्सन जिसका नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाए बिकॉज ऑफ एनी शॉक। ठीक है, तो क्या है, साइकोलॉजिकल हार्म है बेसिकली, ये रहा साइकोलॉजिकल हार्म एज अपोज टू फिजिकल इंजरी। यहाँ पे फिजिकल इंजरी नहीं है बट साइकोलॉजिकल हार्म है। ठीक है, तो आप एलिमेंट्स देखेंगे, एलिमेंट्स क्या है, ये डेफिनेशन आप खुद देख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई भी टेक्निकल टर्म मेंशन नहीं है। बेसिकली आपको ये खुद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है, बट फॉर योर रेफरेंस आई हैव मेंशन दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ नर्वस शॉक। एलिमेंट क्या है, फर्स्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेंटिफ टू द इंसिडेंट, मतलब प्लेंटिफ मस्ट इधर विटनेस द इंसिडेंट और क्लोजली इन्वॉल्व इन इट, या तो विटनेस करे या क्लोजली इन्वॉल्व हो। ठीक है, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जरूरी है। थर्ड इज डायरेक्ट कॉजेशन एंड फोर्थ इज रीजनेबल फोर्सेबिलिटी। ठीक है, रीजनेबल फोर्सेबिलिटी मतलब क्या है, हार्म मस्ट बी रीजनेबली फोर्सेबल बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, जैसे प्रैंक वगैरह होते हैं, तो प्रैंक में क्या होता है, अगर मान लो सामने वाले पार्टी को कोई लॉस हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो उस केस में जो प्रैंक कर रहा होता है उसकी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, अब इसमें एक डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है जो है एग शेल स्कल रूल। ठीक है, मतलब क्या है, टेक योर विक्टिम एज यू फाइंड हिम। ठीक है, मतलब क्या है, टेक योर विक्टिम एज यू फाइंड हिम। जैसे मान लो प्लेंटिफ मे हैव अ प्री एग्जिस्टिंग ससेप्टिबिलिटी और कंडीशन और एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, मान लो कोई पर्सन जो है वो ऑलरेडी एक मेंटल पेशेंट है, उसके साथ आप प्रैंक कर दो। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था कि वो मेंटल पेशेंट है। आपको उस विक्टिम को उसके, जैसे मान लो उसके दिमाग को मान लो एग, और जो उसकी दिमाग की कंडीशन उसको मान लो शेल। ठीक है, तो एग शेल जितना नाजुक होता है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा क्योंकि कोई भी पर्सन के साथ कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर भी आप अगर उसे कोई भी ऐसी न्यूज़ दे रहे हो विद रीजनेबल फोर्सेबिलिटी, तो क्या होगा, वहाँ पे अगर उसको कोई डैमेजेस या नर्वस शॉक हो जाता है तो उसके लिए आप लायबल हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इफ अ पर्सन विद अ प्री एग्जिस्टिंग एंजाइटी डिसऑर्डर विटनेसेस अ ट्रॉमेटिक इवेंट एंड सफर्स severe psychological harm, the defendant is still liable for full extent of that harm. full extent मतलब वहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन इस बात का नहीं चलेगा कि डिफेंडेंट को नहीं पता था, even if it exceeds what a reasonable person would have experienced. हो सकता है कि अगर कोई नॉर्मल आदमी खड़ा होता उस इंसिडेंट को देखता तो उसको हो सकता है कोई असर ही ना पड़ता, या असर पड़ता भी तो बहुत थोड़ा, बट इसको क्योंकि इसके पास ऑलरेडी साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत चल रही है इसके साथ, तो क्या होगा, अगर उसको और हार्म उस दिक्कत के साथ प्लस हो गया ना, एड ऑन हो गया, तो अगर कोई और हार्म हो जाएगा तो जो डिफेंडेंट है उसको सारी लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन उसके पास नहीं होगा डिफेंस का। देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी विक्टिम टेस्ट, मतलब the test is used to determine whether someone who was not directly involved in the traumatic event but witnessed it
और वॉज क्लोजली रिलेटेड टू द पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व कैन क्लेम फॉर नर्वस शॉक। मतलब जो पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था इंसिडेंट में, या फिर कोई पर्सन जो उस पर्सन का जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसका रिलेटिव है, जो क्लोजली जुड़ा हुआ है उस पर्सन से, अगर उसको कोई खबर मिलती है तो वो अगर मान लो उसको नर्वस शॉक हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जो डैमेजेस होंगे वो देने पड़ेंगे जिसकी वजह से नर्वस शॉक हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? अ पर्सन हु विटनेसेस अ कार क्रैश in which a close family member is seriously injured may suffer from nervous shock. ठीक है, even though they were not physically harmed, the emotional distress resulting from the event, if severe enough, could entitle the person to compensation for psychological injuries. ठीक है, समझ गए होंगे कि मतलब कार एक्सीडेंट हुआ और कार एक्सीडेंट में जिस पर्सन को क्लेम मिल रहा है नर्वस शॉक का, उसको कोई एग्जैक्ट हार्म नहीं हुआ, बट उसकी फैमिली, उससे क्लोज रिलेटिव मेंबर को कोई हार्म हो गया, कोई इंजरी कॉज हो गई। उस इंजरी को देख के उसके मेंटल साइकोलॉजिकल दिक्कत हो गई, साइकोलॉजिकल हार्म हो गया, फिजिकल हार्म नहीं हुआ, तो क्या होगा, उस साइकोलॉजिकल इंजरी के लिए उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिस डायग्नोसिस और नेग्लिजेंट मेडिकल केयर। ठीक है, मिस डायग्नोसिस हो गया, मान लो कोई पर्सन है, जैसे कई सारी मूवीज में दिखाया गया है कि ब्लड सैंपल्स एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो ए और बी ब्लड टेस्ट कराने गए, ए को कैंसर था और बी को नहीं था, बट ब्लड जो सैंपल्स थे वो चेंज हो गए, तो बी को बोल दिया डॉक्टर ने कि आपको कैंसर है और ए को बोल दिया यू आर नॉर्मल। तो बी को क्या हुआ, शॉक लग गया बिकॉज इट वॉज अ फॉल्स और फेक न्यूज़। ठीक है, तो इसलिए शॉक लग गया, और शॉक अगर लगा और फिर बाद में वो बच गया, मतलब इन केस कि उसको कैंसर नहीं था, फिर वो सर्वाइव करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो क्या कर सकता है, डॉक्टर से नेग्लिजेंस के लिए या नर्वस शॉक के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। इनवॉलंटरी एक्सपोजर टू डिस्टर्बिंग कंटेंट, इफ अ पर्सन इनएडवर्टेंटली सीज अ डिस्टर्बिंग और ट्रॉमेटिक इमेज, एग्जाम्पल ग्राफिक वीडियो, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि इस समय जैसे जो बीहेडिंग की वीडियोस आ जाती हैं, वायरल हो जाती हैं इजीली, जानवरों को मारने की वीडियो वायरल हो जाती हैं, तो इस तरीके के अगर कोई इंसिडेंट कोई पर्सन किसी को शेयर कर दे और जिस पर्सन को शेयर किया जा रहा है उसको ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही हो या वो इस तरह का सेंसिटिव हो, तो अगर उसने वो वीडियो देख ली तो क्या होगा, डिस्टर्बिंग कंटेंट देखने की वजह से उसको नर्वस शॉक हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ विच जो पर्सन उसको भेज रहा है उससे वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये फिर से केसेस हैं, ये आप देखेंगे, इसके फैक्ट्स और जजमेंट लिखी हुई है, ये आप खुद पढ़ेंगे, इसमें आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में, कोई इसमें बहुत बड़ा ऐसा कोई रीज़न है नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसमें आप कोई भी एक दो केस लॉज नाम के सहित याद कर लेंगे और उसको अपने एग्जाम शीट में लिख देंगे तो आपके मार्क्स बेटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नर्वस शॉक इन इंडिया, इंडिया में कैसे अप्लाई होता है, तो ये आपका इंडियन केस लॉ है, इसको आप देख लेंगे, इंडियन केस लॉ, ये फैक्ट्स हैं। देन दिस वाज हेल्ड इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इमोशनल हार्म कॉज्ड बाय पीपल लिविंग नियर पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया। एमसी मेहता का जहां नाम आ जाए समझ जाना एनवायरमेंट रिलेटेड केस है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल केस जहाँ पे एमसी मेहता जी का नाम आ जाए वहाँ पे समझ जाना कि इट वाज अ इन्वायरमेंटल केस। उसके बाद एक्सेप्शंस क्या हैं, अगर मान लो कोई लायबिलिटी से बचना चाहता हो तो क्या एक्सेप्शंस है, नो लायबिलिटी फॉर प्योरली इमोशनल और साइकोलॉजिकल हार्म विदाउट फिजिकल इंजरी। ठीक है, मतलब जैसे कोई खबर मिली, उसमें क्या है, किसी पर्सन को रोना आ गया, ठीक है, अब उसको इमोशनल हार्म तो हो गया बट फिजिकल हार्म नहीं हुआ, उस रोने की वजह से वो 1-2 घंटे के लिए डिस्टर्ब रहा बट फिर नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, प्योरली इमोशनल स्ट्रेस है। ठीक है, तो अगर प्योरली इमोशनल स्ट्रेस हुआ है तो वहाँ पे कोई भी आपको डैमेजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है, अ पर्सन who hears distressing news about an incident but is not involved in the event itself may not be able to claim for nervous shock unless they can show the emotional injury was severe enough to result in diagnosable physical condition। ठीक है, मतलब इंजरी इस लेवल की होनी चाहिए कि वो डायग्नोस की जा सके उसकी फिजिकल कंडीशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस केस लॉ, इसको आप देख लेंगे एक बार, फैक्ट्स आपको एग्जांपल के पॉइंट पे लिख सकते हो, उसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इज नो क्लेम फॉर इमोशनल हार्म फ्रॉम न्यूज़ और मीडिया, अगर मान लो कोई न्यूज़ आ रहा है, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो बहुत ही क्रिटिकल अटैक था, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स उसमें शहीद हो गए थे, बट अगर मान लो ऐसा कोई न्यूज़ आती है तो उसके घर वालों को छोड़ के अगर कोई मीडिया नॉर्मल पर्सन देखता है उस न्यूज़ को और वो उसको नर्वस शॉक हो जाता है तो क्या होगा, उसको कोई भी डैमेजेस नहीं मिलेंगे। हुई है सोल्जर्स को जो इंजरी हुई है, जो जिनकी डेथ हो गई है, उनका कंपनसेशन उन घर वालों को मिल जाता है। कैन नॉट क्लेम फॉर डैमेजेस अनलेस द डिस्ट्रेस इज डायरेक्टली कॉज्ड बाय द प्लेंटिव्स इमीडिएट विटनेसिंग ऑफ द इवेंट, मतलब क्या है, डिस्ट्रेस कॉज हो बट अगर डिस्ट्रेस इमीडिएट विटनेस, जैसे मान लो जो जैसे बी हेडिंग की वीडियो है,
ठीक है, सपोज किसी रिलेटिव किसी के घर के बच्चे को किडनैप करके उसका बीहेड सर काट दिया गया है, तो वो वीडियो अगर टीवी पे चला दी जाए और उस वीडियो को ही चला दिया जाए, डायरेक्ट इंसिडेंट को ही चला दिया जाए, तो क्या होगा, अगर उसके घर वालों को शॉक लग जाता है तो वो नर्वस शॉक के लिए लायबल हो जाएगा चैनल जो भी न्यूज़ ये चला रहा है। बट अगर ये न्यूज़ आती है कि इस पर्सन का जो है सर काट दिया गया, इन्होंने काटा है, मतलब सपोज दैट एक्यूज का नाम बताते हैं और पर्सन का नाम बताते हैं जिसके साथ ये विक्टिमाइजेशन हुआ है, तो अगर मान लो शॉक लग जाए घर वालों को तो उसके लिए नर्वस शॉक नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ रीजनेबल एंड एक्शन इन गुड फेथ। मतलब जरूरी था बताना, अगर नहीं बताएंगे तो पता कैसे लगेगा, ठीक है। अ पर्सन हु वॉचेज अ डिस्टर्बिंग वीडियो ऑफ अ कार एक्सीडेंट ऑन टेलीविजन बट वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड और नियर द सीन वुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम फॉर नर्वस शॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फोर्सिबिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल इंजरी, ठीक है। मतलब अगर फोर्सिनेबल नहीं है इंजरी तो क्या होगा, वो हार्म नहीं माना जाएगा, वो नर्वस शॉक नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, इफ defendant negligently causes small car accident and plaintiff who suffers pre-existing anxiety condition experience psychological harm as a result, the defendant may not be held liable if the harm was not foreseeable। मतलब कार जा रहा है, दो कार जा रही हैं, हर किसी टच हो जाए कार, ठीक है, जनरली हो जाती है रोड पे, तो आज की डेट में बहुत कॉमन है कार टच हो जाना, इतना ट्रैफिक है, कैसे कंजेशन में चलाओगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि कहीं ना कहीं कार टच हो सकती है। तो अगर कार टच हो जाए तो हल्की सी टच होना, डेंट लगना, स्क्रैच लगना, ये बहुत कॉमन सी बात है। बट मान लो कोई एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, उसको कोई इशू हो जाए, तो ये कह नहीं सकते कि उसको इशू हो गया तो एक्शन इसका लगा दो, नहीं, बिकॉज वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है हार्म कॉज करने का, वो रीजनेबल है, ठीक है। तो अगर रीजनेबल है तो नो हार्म, नो इश्यूज, नो डैमेजेस, नो कंपनसेशन, ठीक है। उसके बाद ये केस है, या पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज शॉक मस्ट बी इमीडिएट एंड डायरेक्ट, मतलब इमीडिएट होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। Example, if a person experience emotional distress weeks after incident due to subsequent complication, this might not qualify as nervous shock। मतलब जब इंसिडेंट हुआ तब तो बिल्कुल नॉर्मल था, बट उसके बाद उसने सोचना शुरू कर दिया, ओवर थिंकर था, सोचना शुरू कर दिया, सोचते सोचते उसको साइकोलॉजिकल हार्म हो गया, तो ये नहीं कह सकता कि मुझे डिफेंडेंट से कंपनसेशन चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका केस, इसको देख लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नो रिकवरी फॉर नॉन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल हार्म। अगर नॉन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल हार्म है तो नो रिकवरी, ठीक है। Example, a person who becomes mildly upset after an accident but has no clinical diagnosis of psychological condition would have difficulty in claiming nervous shock। मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है बट कुछ अपसेट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसके अपसेट हो गया, तो वो क्या है, उसके लिए कोई भी कंपनसेशन का प्रोविजन नहीं है, ठीक है। ये केस लॉ है, इसको आप फैक्ट्स के देख लेंगे। देन नेक्स्ट इज क्लेम बाय नॉन फैमिली मेंबर्स। नॉन फैमिली मेंबर्स का क्लेम नॉट अलाउड, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। A person who witnesses traumatic accident but has no close relationship to the victim। अब सपोज कोई बाई स्टैंडर था, एक्सीडेंट कमिट हुआ, कोई रोड पे खड़ा होकर देख रहा था, अब उसको नर्वस शॉक लग जाए तो क्या होगा, नहीं, नॉट अलाउड, क्योंकि वो कोई क्लोज वो थोड़ी था। बट हाँ, ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ और नर्वस शॉक उसको हो जाए और लॉसेस भी हो जाए तो क्या होगा, तब वो क्लेम कर सकता है। बट नॉर्मल एक्सीडेंट था, वो उसका कोई क्लोज रिलेटिव भी नहीं था, कोई मतलब बिल्कुल नॉर्मल बाई स्टैंडर था, तो क्या होगा कि वो वहाँ पे नेग्लिजेंस नर्वस शॉक के लिए क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये केस लॉ है, ये भी आप देख लेंगे। देन नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिमिटेशन पीरियड, बेसिकली 3 साल तक, 3 इयर्स। जैसे आज आपको इंजरी हो गई है तो आप 3 इयर्स तक सूट फाइल कर सकते हो फॉर क्लेमिंग नर्वस शॉक। देन नेक्स्ट इज न्यूसेंस इन टॉर्ट लॉ। न्यूसेंस इन टॉर्ट लॉ, न्यूसेंस बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक क्रिमिनल और एक सिविल। अगर क्रिमिनल है तो क्या होगा, न्यूसेंस इन क्रिमिनल लॉ, बेसिकली BNS एंड BNSS, ठीक है, तो वहाँ पे वो अप्लाई होती है। बट सिविल न्यूसेंस है तो क्या होगा, न्यूसेंस इन टॉर्ट लॉ, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इंटरफेरेंस विद द राइट्स ऑफ जनरल पब्लिक और कम्युनिटी। और प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है, कंसर्न्स द सिचुएशन वेयर वन इंडिविजुअल और लिमिटेड ग्रुप इज अफेक्टेड, ठीक है। जैसे मान लो एक पर्सन कोई जाए किसी मंदिर मस्जिद या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके कोई अफवाह फैला दे, कोई चीज़ गलत कर दे जो कि एंटी रिलीजियस हो, कोई भी रिलीजन से रिलेट कर लो, तो क्या होगा, वो पब्लिक न्यूसेंस कमिट किया जाएगा, उसे पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा। बट अगर कोई पर्सन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के घर जाकर के कोई अफवाह फैला के आ जाए, कोई बात करके आ जाए, वहाँ पे कुछ मान लो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके आए, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट न्यूसेंस। जैसे आपका पड़ोसी अगर सुबह से शाम तक तेज़ गाने बजाना शुरू कर दे तो क्या होगा, प्राइवेट न्यूसेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है,
इसके एलिमेंट्स क्या है, इंटरफेरेंस विद यूज और इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। देन अनरीजनेबल यूज, जो डिफेंडेंट है वो कुछ अपनी प्रॉपर्टी को अनरीजनेबल यूज कर रहा है जो नॉर्मल पर्सन नहीं करेगा, ठीक है। एंड देन कॉजेशन, इस अनरीजनेबल यूज की वजह से कॉजेशन हो रहा है एंड इस कॉजेशन की वजह से हो रहे हैं डैमेजेस, ठीक है। तो क्या है, आप अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, दूसरा पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को कुछ ज्यादा एंजॉय कर रहा है, बेसिकली अनरीजनेबल यूज कर रहा है एंड इस अनरीजनेबल यूज की वजह से कॉजेशन हो रहा है और इस कॉजेशन की वजह से डैमेजेस हो रहे हैं, ठीक है। टाइप्स तो मैंने बता ही दिया। प्राइवेट, इसका एग्जांपल, इफ अ फैक्ट्री एमिट्स नॉशियस ऑर्डर दैट एंटर्स द नियरबाई रेजिडेंशियल होम्स द रेजिडेंट्स में फाइल क्लेम फॉर प्राइवेट न्यूसेंस। बट अगर मान लो आप किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करते हो या घर परचेज करते हो या प्लॉट परचेज करते हो जहां पे जो फैक्ट्री है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो उस केस में नो न्यूसेंस, ठीक है, बिकॉज आप खुद आ रहे हो। उसमें एक क्लॉज होता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, मैंने डिस्कस किया था यूनिट 1 में। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मतलब अ पर्सन हु इज मेजर एंड डूइंग एक्ट ऑन हिज बिहाफ इज लायबल फॉर हिज एक्ट्स। मतलब अगर मान लो आप अपना फैसला कुछ करते हो तो अगर उससे कुछ नुकसान होता है तो दैट विल बी बियर्ड बाय यू ओनली, मतलब आप उसके खुद जिम्मेदार होगे। नाउ दिस इज केस लॉ, ये आप देख लोगे, एंड दिस इज केस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक न्यूसेंस, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ो एंड देन कम टू एग्जांपल। A factory releasing harmful chemicals into a river affecting public health can be considered a public nuisance। मैंने बताया था रिलीजियस प्लेस वाला एग्जांपल ले लो, या फिर फैक्ट्री जो है वो केमिकल्स को रिलीज कर दे रही है रिवर में, तो ड्रिंकिंग वाटर और वहाँ का पानी जो है वो खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, तो इसलिए वो जो है पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा और ये इसका केस लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेलेवेंट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, ठीक है। रीजनेबलनेस क्या है, नेचर ऑफ लोकेलिटी, मतलब वेयर व्हाट इज रीजनेबल इन वन एरिया मे बी अनरीजनेबल इन अदर। एग्जांपल, फैक्ट्रीज आर रीजनेबल इन इंडस्ट्रियल एरिया बट नॉट इन रेजिडेंशियल एरिया। अगर आप प्लॉट ले रहे हो इंडस्ट्रियल एरिया में और वहाँ फैक्ट्रीज खुल रही हैं तो आप न्यूसेंस के लिए नहीं बोल सकते, बट आप ले रहे हो रेजिडेंशियल एरिया में, वहाँ फैक्ट्री खुल रही है तो आप न्यूसेंस के लिए बिल्कुल बोलोगे, ठीक है। ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, मान लो कोई पर्सन है जो सुबह 2 घंटे भजन चलाता है और शाम को 2 घंटे भजन चलाता है, ठीक है, तो वो आप उसके लिए न्यूसेंस के लिए नहीं बोल सकते, बट एक्सट्रीमली तेज चलाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल न्यूसेंस होगा, ठीक है। और फुल सुबह से शाम तक भजन ही चला रहा है या फिर कोई गाने बजा रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो मिसयूज हो रही है उसकी प्रॉपर्टी की और आप अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या होगा, न्यूसेंस होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग नॉइज इन अ रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग नाइट वुड लाइकली टू बी अनरीजनेबल बट द सेम फैक्ट्री माइट बी एक्सेप्टेबल इन इंडस्ट्रियल जोन, ठीक है। वही वाली बात है, अगर फैक्ट्री आप खुद ही इंडस्ट्रियल एरिया में रहने जा रहे हो तो वहाँ तो फैक्ट्री की नॉइज होगी ही होगी, तो उसमें क्या न्यूसेंस है, कुछ भी नहीं, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कमिंग टू द न्यूसेंस, ये मैंने बता ही दिया कि आप खुद, पार्टनर मूवी में एक डायलॉग था, भास्कर दिवाकर चौधरी के पास प्रॉब्लम नहीं आती, वो खुद प्रॉब्लम के पास जाता है, तो सिमिलरली आप खुद न्यूसेंस के पास जा रहे हो और फिर बोलो कि न्यूसेंस हो रहा है, तो वो आप नहीं बोल सकते। एग्जांपल, अ पर्सन मूव्स इनटू अ नेबरहुड वेयर अ फैक्ट्री हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर मेनी ईयर्स and then complains about the noise, their claim for nuisance may fail because they came to the nuisance, मतलब वो खुद मुसीबत के पास गए। This is the case law, you can mention it in your exams। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ नेबर प्रिंसिपल, रूल इन रेलन वर्सेस फ्रेचर, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मैं पूरा केस आपको समझाऊंगा, अभी फिलहाल इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेप्शंस, क्या एक्सेप्शंस होते हैं न्यूसेंस के। सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन से हो रहा है न्यूसेंस तो क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। If a person knowingly builds their house near a busy construction site and complains about noise, their claim for nuisance may be reduced or denied, ठीक है। Next is prescription. Prescription is statutory limitations. If a nuisance has been ongoing for a period of 20 years or more and is uncontested, the defendant may claim the right to continue the nuisance under the doctrine of prescription। मतलब इजमेंट्री राइट होता है बेसिकली आपका, इजमेंट्री राइट्स। इजमेंट्री राइट्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास फुल राइट हो जाता है। अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर 20 ईयर्स और मोर, तो वो आपका एक राइट हो जाता है। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है जो आपके घर के बगल में रेजिडेंशियल एरिया में आके लग जाती है। अब वो फैक्ट्री लगने के बाद 20 साल हो जाते हैं और आप उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते हो, तो वो जो फैक्ट्री का मालिक है जिसने फैक्ट्री लगाई है वो ये क्लेम कर सकता है कि ये 20 साल से फैक्ट्री ऑपरेटिंग है, तब इसको दिक्कत नहीं हुई, अब अचानक से क्यों दिक्कत हो रही है, ठीक है। बट
ये है सिर्फ टॉर्ट लॉ की बात। अगर वो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के वॉयलेशन में है तो वहाँ पे आप ज़रूर आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है। इफ़ अ फैक्ट्री हैज़ बीन एमिटिंग स्मोक फॉर 20 years विदाउट कंप्लेंट्स दे मे नॉट बी लायबल फॉर न्यूसेंस वंस दिस पीरियड हैज़ पास्ड, ठीक है। दिस इज द केस लॉ, यू कैन मेंशन इट इन योर एग्जाम्स। देन पब्लिक बेनिफिट एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। पब्लिक बेनिफिट के लिए अगर कोई भी काम चल रहा है और उससे कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है तो वो क्या होगा, अलाउड होगा। इफ अ रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया फॉर पब्लिक यूज देन द कंस्ट्रक्शन जनरेट्स नॉइज और डस्ट मे नॉट बी एक्शनेबल अंडर द न्यूसेंस लॉज एज इट इज फॉर पब्लिक बेनिफिट। मतलब रोड बनाई जा रही है पब्लिक के बेनिफिट के लिए तो बनाई जा रही है, तो अब वहाँ पे डस्ट और स्मोक उड़ रहा है तो उससे क्या होगा, नॉइस हो रही है, तो क्या होगा कि वो पब्लिक के लिए ही हो रहा है, पब्लिक बेनिफिट के लिए हो रहा है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ही करती है रोड बनाने का काम, तो वो क्या होगा, न्यूसेंस नहीं होगा, ठीक है। दिस इज अ केस लॉ, यू कैन मेंशन इन योर एग्जाम्स। देन नेक्स्ट इज कंसेंट, जो मैंने अभी आपको एक मैक्सिम बताया था, वॉलेंटारी नॉन फिट इंजूरिया। मतलब अगर पर्सन खुद कंसेंट करे तो क्या होगा, उसकी मर्जी से वो काम हो रहा है और फिर भी अगर उसको कोई लॉस होता है तो उसके लिए कोई भी लाइबल नहीं होगा। इफ अ पर्सन मूव्स इनटू अ प्रॉपर्टी नियर अ नाइट क्लब एंड एक्सेप्ट्स द नॉइस दे कैन नॉट लेटर क्लेम द न्यूसेंस, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका टॉपिक फॉल्स इम्प्रिजमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। फॉल्स इम्प्रिजमेंट बेसिकली क्या होता है, किसी को ज़बरदस्ती बंद करना। दो तरीके से बंद किया जा सकता है। फर्स्ट इज आपने फोर्सफुली किसी को प्राइवेटली बंद कर दिया किसी रूम में, या फिर उसका हाथ पकड़ के बैठ गए, या उसके ऊपर गन ऐसे लगा के बैठ गए कि अगर मूव किया तो गोली मार दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉल्सली इम्प्रिजन हो गया, ठीक है, मूव नहीं कर सकता वो। या फिर आपने एक फॉल्स कंप्लेंट कर दी और पुलिस वाले उसको उठा के लेके चले गए, या फिर पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट कर लिया विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड या विदाउट एनी कॉज, तो क्या हो गया, फॉल्सली इम्प्रिजन्ड हो गया वो, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या है, इंटेंशनल कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट इज अ मस्ट, कन्फाइनमेंट होना जरूरी है, कन्फाइन कर दिया चार दीवारी के बीच, मूव नहीं कर सकता उससे ज्यादा। लैक ऑफ कंसेंट, अगर प्लेंटिफ ने कंसेंट दी है खुद बंद होने की तो क्या है, लैक ऑफ कंसेंट नहीं है, फिर वहां पे कंसेंट का एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो चला जाएगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वाला केस, कि मतलब आपने खुद कंसेंट दी है तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है, ठीक है। तो मतलब वहां पे कंसेंट की एब्सेंस होनी चाहिए, प्लेंटिफ की मर्जी के बिना उसको इम्प्रिजन कर दिया है इंटेंशनली, ठीक है। नेक्स्ट इज नो लीगल अथॉरिटी, मतलब आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं थी उस पर्सन को अरेस्ट करने की। जैसे मान लो पुलिस वाले हैं, उनके पास लीगल अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, बट उनके ऊपर एक और ड्यूटी है कि टू प्रोड्यूस द एक्यूज्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये उनकी ड्यूटी है। तो अगर वो फुलफिल ना करे और उसको बंद ही रखे 3-4 दिन के लिए, तो क्या होगा, विदाउट लीगल अथॉरिटी उन्होंने उसको बंद कर रखा था, तो ये क्या हो गया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया। उसके बाद नो रीजनेबल एस्केप, ऐसा नहीं है कि मान लो 3 दीवार थी, चौथी दीवार खुली हुई थी, चाहता तो वो जा सकता था, बट उसने सोचा कि नहीं मैं तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस करके पैसा कमाऊंगा, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। अगर रीजनेबल एस्केप है वहां से तो भाग सकता है, जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टाइप्स ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, फिजिकल कंफाइनमेंट, फिजिकली आपने किसी को बंद कर दिया, लॉक्ड इन अ रूम, ठीक है। साइकोलॉजिकल कंफाइनमेंट, मतलब साइकोलॉजिकली आपने बोल दिया कि अगर एक भी कदम बढ़ाया तो गोली मार दी जाएगी। इफ अ सिक्योरिटी गार्ड टेल द कस्टमर दैट दे विल कॉल द पुलिस अनलेस दे स्टे इन अ स्टोर टू बी क्वेश्चनड, द कस्टमर फील्स दे कैन नॉट लीव, लीडिंग टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। दीज आर द केस लॉज। ये केस लॉज आप खुद पढ़ेंगे और ये इसमें आपके फैक्ट्स और जजमेंट दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये आप अपने आंसर में एटलीस्ट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हर टॉपिक में आपको एटलीस्ट 1 से 2 केस लॉज मेंशन करने जरूरी हैं टॉर्ट लॉ के अंदर, बिकॉज इसका डेवलपमेंट ही केस लॉज के थ्रू हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस क्या है, पहला कंसेंट, अगर कंसेंट दे दी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया हो गया तो बात खत्म करो फिर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लीगल अथॉरिटी, पुलिस वालों के पास लीगल अथॉरिटी थी, एफआईआर हुई प्रॉपर, उन्होंने बाय लॉ उसको अरेस्ट करा, तो क्या हो गया, लीगल अथॉरिटी हो गया। रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, एक पर्सन ने मर्डर कमिट करा, एक एक्स पर्सन ने देखा जो कि सिविलियन ही था, बट उसको लगा कि अगर इसको मैंने यहाँ नहीं रोका और पुलिस के आने तक इसको मैंने यहाँ पे नहीं रोका तो क्या होगा, ये भाग जाएगा, भाग गया तो फिर सजा नहीं मिल पाएगी और पुलिस वालों को दिक्कत होगी, तो उसने क्या करा, बाई फोर्स उसको एक रूम में लॉक कर दिया। तो जब रूम में लॉक करेगा तो क्या होगा, रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, जब तक पुलिस नहीं आती तब तक लॉक किया और फिर छोड़ देगा, पुलिस वाले के हवाले कर देगा, ठीक है। अगर पुलिस के आने के बाद भी वो रूम में बंद रखेगा तो क्या होगा, अनरीजनेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मतलब झूठा केस चलाना, झूठा केस चलाना। तो इसमें सबसे पहले आपके एलिमेंट्स क्या हैं, इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब केस पहले मान लो ए वर्सेस बी, ये केस शुरू हुआ, दिस इज मैलाफाइड, ये मैलाफाइड केस था, ठीक है। तो इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ए वर्सेस बी शुरू हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट लैक ऑफ रीजनेबल ग्राउंड, ए के पास नो रीजनेबल ग्राउंड,
सिर्फ परेशान करने के लिए उसने केस कर दिया कि बी को टॉर्चर करूंगा कुछ दिन, ठीक है, नो रीजनेबल ग्राउंड। थर्ड इज मैलिस, क्योंकि सिर्फ परेशान करने के लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, तो ए के पार्ट पे क्या है, मैलिस, ठीक है। एंड द लास्ट इज टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे जो मैंने ए वर्सेस बी लिखा था इसमें प्लेंटिफ कौन है, ए, तो मतलब इस केस का टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ नहीं होगा, बल्कि बात किसकी कर रहे हैं हम, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की। तो अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की हम बात करेंगे तो हो जाएगा ये बी वर्सेस ए, बिकॉज ए के पास ना रीजनेबल ग्राउंड था, उसका इंटेंट भी मैलिफाइड था और मैलिस से भरा हुआ था वो केस, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा, बी वर्सेस ए। तो इस वाले केस में बी हो गया प्लेंटिफ, तो मतलब ए वर्सेस बी जो फर्स्ट केस था उसकी जजमेंट बी के फेवर में आनी चाहिए, एंड देन बी फाइल करेगा एज अ प्लेंटिफ अगेंस्ट ए। देखो, लीगल प्रोसीडिंग मस्ट हैव बीन रिजॉल्व्ड इन द प्लेंटिफ्स फेवर सच एज बीइंग एक्विटेड मतलब ये छूट गया, दिस बी इज एक्विटेड। ए ने जो मैलिशियसली केस स्टार्ट किया था प्रोसिक्यूशन का, तो बी बाइज्जत बरी हो गया, छूट गया। तब क्या हुआ, बी जो है इसने केस कर दिया ए के ऊपर, ठीक है। अब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इज दिस केस लॉज, ये आप पढ़ेंगे और अपने आंसर्स में मेंशन करेंगे बकायदा केस के नाम के साथ, ठीक है, एटलीस्ट 2, मिनिमम 2, ठीक है। नेक्स्ट इज रेलेवेंट डॉक्ट्रिन। पहला क्या है, रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। अगर मान लो कि कोई रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज है, सपोज मर्डर हुआ और वहां बगल से बी गुजर रहा था, तो ए को लगा हो सकता है इसने मर्डर किया हो, तो हो सकता है उसने उसके नाम पे एफआईआर करवा दी और वो उसको अरेस्ट हो गया और बाद में साबित हो जाए कि उसने मर्डर नहीं किया था, तो यहाँ पे रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज था। अ पर्सन हु फॉल्सली एक्यूजेज अनदर ऑफ थेफ्ट बिकॉज दे डिसलाइक देम विदाउट एनी एविडेंस और रीजनेबल बिलीव कुड बी फाउंड लेबल फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। बिकॉज यहाँ पे कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, बस डिसलाइक की वजह से एफआईआर कर दी, तो ये क्या होगा, रीजनेबल ग्राउंड हो जाएगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मैलिस। मैलिस क्या है, बैड इंटेंट, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रूविंग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। If the defendant initiated the legal proceeding out of the personal hostility or with the intent to harm plaintiff, malice is presumed माना जाएगा, malice था वहां पे। Then next is टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। देन एक्सेप्शंस की बात करें तो रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कोई रीजनेबल कॉज है, अ पर्सन हु रिपोर्ट्स अ क्राइम टू द पुलिस बिकॉज दे रीजनेबली सस्पेक्ट द डिफेंडेंट इज गिल्टी, वही वाले एग्जांपल मेरा, वहाँ पे क्या है, थेफ्ट वाले में, वहाँ पे उसने मैलिस की वजह से, भाई उसको पसंद नहीं था वो आदमी, तो इसलिए उसने थेफ्ट का उस पर इल्जाम लगा दिया। बट यहाँ पे क्या है, बी बगल से गुजर रहा था बॉडी के, तो उसको लगा कि बी ने मारा होगा। जैसे एग्जाम्पल दूं आपको, मोहरा मूवी के अंदर जो सुनील शेट्टी है वो हर बार अक्षय कुमार को मर्डर के आसपास मिलता था, तो उसको उस बिहाफ पे उसको अरेस्ट किया जा सकता था, तो वो क्या होता है, रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। हो सकता है सुनील शेट्टी ने मर्डर ना करा हो, मगर उसको उस पॉइंट पे, क्योंकि वो हर बार डेड बॉडी के पास होता था, हर बार कमीशन ऑफ ऑफेंस के स्पॉट पे होता था, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट्स। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सूज अनदर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेस्ड ऑन अ रीजनेबल बिलीव दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज वायलेटेड बट दे आर नॉट लायबल फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इवन इफ द सूट इज अनसक्सेसफुल। मान लो ए वर्सेस बी हो गया, एक ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें ए को लगता है बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और ए वर्सेस बी उसने स्टार्ट कर दिया। बेशक बी जीत जाए, बट क्योंकि रीजनेबल था, अलाउड होता है रीजनेबल, इतना भी आप स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो कोई कोर्ट आने से ही डर जाएंगे, तो ये अलाउड होता है, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी कंपनसेशन नहीं बनेगा, ठीक है। और नो मैलिस मतलब कोई मैलिफाइड इंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कंपैरिजन चार्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है, ये आप देख लेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको बस धीरे से स्लाइड कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लेंगे, अपनी कॉपीज में ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट को। उसके बाद नेक्स्ट है जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल एक्ट्स। जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल एक्ट्स, देखो जुडिशियल एक्ट्स वो होता है जो डायरेक्टली जज या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट करता है, ठीक है। और क्वाज़ी जुडिशियल एक्ट्स वो होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, जैसे आपका सीपी ग्राम्स का पोर्टल है, ठीक है, आपका जन सुनवाई का पोर्टल है, ये क्या है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज हैं, ये जुडिशियल बॉडीज की तरह ही एक्ट करती हैं, बट इनके पास जुडिशियल बॉडीज जितनी पावर्स नहीं होती, ठीक है। तो जुडिशियल एक्ट्स कौन करता है, कोर्ट करता है, और क्वाज़ी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है, यही लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ लेंगे, इसको अपने वर्ड्स में मेंशन कर देंगे एग्जाम्स में। उसके बाद ये डिफरेंस है, इसको आप पढ़ लेंगे, मैंने बता ही दिया।
इसमें मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। मतलब अगर जुडिशियल डिसीजन से आप बाइंड नहीं करोगे तो वो पुलिस वालों के थ्रू बाय लॉ उसको हम इन्फोर्स करा सकते हैं, ज़बरदस्ती कर सकते हैं। बट क्वाज़ी जुडिशियल जो होते हैं वो बाइंडिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब क्वाज़ी जुडिशियल अगर मान लो डिसीजन हो भी गया आपके खिलाफ तो आप जुडिशियल डिसीजन में जाके उसके अगेंस्ट केस करके उसको बदलवा सकते हो, यू कैन चेंज दैट। ठीक है। Then example, court judgments, order and decrees, and these are action of regulatory bodies, tribunals and administrative officers. ठीक है। Now comes judicial acts. क्या होते हैं judicial act? Passing of judgment और decree. जो judgment अगर पास करी जाए तो वो क्या है? Judicial act. Then issuing of orders. Order issue करे जाते हैं. Then that is also considered as judicial act. A court issues order रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम ट्रेसपासिंग ऑन अदर प्रॉपर्टी। मतलब एक पर्सन को रोक दिया गया कि आप उसकी प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है। कंडक्टिंग हियरिंग्स, हियरिंग कंडक्ट करी जाती हैं तो ये भी क्या है? जुडिशियल एक्ट है। ठीक है। देन दीज आर केस लॉज ऑन जुडिशियल एक्ट, ये आप देखेंगे और इसमें से कोई भी एक केस लॉ आप दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि एक केस लॉ हो गया जुडिशियल एक्ट का और एक केस लॉ हो गया क्वाज़ी जुडिशियल का। ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं, वो फ्लो चार्ट भी आपने देख लिया, डिफरेंशिएशन वाला चार्ट। तो अब एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ग्रांटिंग लाइसेंस, जैसे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गन का लाइसेंस होता है, वाटर लाइसेंस होता है, ट्रेड लाइसेंस होता है, तो ये क्या है? रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपको लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। जैसे सेबी में ग्रांट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में ग्रांट और रिवोक सिक्योरिटीज लाइसेंस फॉर अ स्टॉक ब्रोकर। अगर स्टॉक ब्रोकर से सिक्योरिटी लाइसेंस को दे दिया गया या छीन लिया गया तो उसका कैरियर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे रिवोक कर सकती हैं या ग्रांट कर सकती हैं लाइसेंस टू अ स्टॉक ब्रोकर। ठीक है। द नेक्स्ट इज डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है? अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिसिप्लिनरी हियरिंग इज अ क्वासी जुडिशियल एक्ट। मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, जैसे आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो, वेब सीरीज देखी हो एस्पिरेंट्स, तो उसके अंदर जो आईएएस ऑफिसर का जिसने रोल किया है अभिलाष, मिस्टर अभिलाष, उसके ऊपर लास्ट में जो सीरीज में ऐसा है तो उसमें जो लेबर कमिश्नर है संदीप भैया, उन्होंने उस पर केस कर दिया था कि उसने पार्शियलिटी की है, अपने फ्रेंड को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है। ठीक है। शूज़ का आर्मी में कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है जहाँ पे उसका कोई रोल भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे लिए होती है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को माना जाता है क्या? क्वाज़ी जुडिशियल एक्ट। नेक्स्ट इज टैक्स असेसमेंट। जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो भी जो होते हैं वो क्वाज़ी जुडिशियल एक्ट के थ्रू आपका टैक्स असेसमेंट करके आपके अगेंस्ट रेड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। देन दीज आर केसेस। इसमें से आप फिर से एक कोई केस लॉ याद कर लेंगे तो टोटल इस टॉपिक के लिए आपके 2 केस लॉज तैयार हो गए, एक हो गया जुडिशियल का, एक हो गया क्वाज़ी जुडिशियल का। देन नेक्स्ट इज रेलेवेंट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल इम्यूनिटी। अगर मान लो कोई जज है और वो गलती से कोई ऑर्डर पास कर दे, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी जजमेंट को आप अपील में चेंज करा सकते हो, बट अगर वो जुडिशियल रोल के अंदर ही की गई है तो वो जो है उसको उस जज को जुडिशियल इम्यूनिटी मिलेगी, उसकी नौकरी पे खतरा नहीं आएगा। बट सपोज दैट एक मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसको पनिशमेंट 3 ईयर्स देने की पावर है, ठीक है, मगर वो पनिशमेंट देता है डेथ। ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे जुडिशियल इम्यूनिटी नहीं लगेगी, बिकॉज ये एक्सीड कर गया पावर, अपनी पावर में नहीं रहा, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुआ है, यहाँ पे उसने जानबूझ के एक्सीड करा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जज साहब सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जुडिशियल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस बेसिकली डिटेल्ड पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है आपका। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, बट अभी आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझने की जरूरत है। नेचुरल जस्टिस वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो सिंपली सीधी सी बात है कि दोनों पार्टीज को सुने बिना फैसला नहीं दिया जाएगा और अपने ही केस का कोई जज नहीं हो सकता। ठीक है। अपने ही केस का कोई जज नहीं हो सकता ताकि इम्प्रैक्टिकल डिसीजन ना लिए जाए, पार्शियल डिसीजंस ना लिए जाएं। A tribunal must provide fair hearing to both parties involved in a dispute, ensuring decisions are made impartially and transparently. मतलब जैसे मान लो एक एक्स पर्सन है जिसका बेटा है वाई, तो एक्स कैन नॉट बी जज इन केस ऑफ हिज सन। अगर उसके सन के खिलाफ केस हुआ है तो एक्स को जज नहीं बनाया जा सकता। ये है आपका नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। ठीक है। मतलब
आप खुद के केस में जज नहीं हो सकते। एंड ऑडी अल्टरम पार्टम मीन्स आपको दूसरी पार्टी को सुनना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को सुनकर डिसीजन लोगे। देन नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अ कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ क्वाजी जुडिशियल बॉडी इफ इट इज शोन दैट द बॉडी एक्टेड बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी, वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया है या प्रिंसिपल जस्टिस को वायलेट कर दिया है तो जुडिशियल रिव्यू का कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। देन एक्सेप्शंस क्या है? जुडिशियल एक्ट बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, मैंने जो बताया एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 3 इयर्स तक की सजा देने की पावर है, बट वो कितनी देता है? डेथ पेनल्टी देता है, तो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन चला गया। अब मान लो एक दिल्ली का जज है, वो बिहार का केस ट्राई करने लग जाए तो क्या होगा? बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन चला गया। तो ये सारे केसेस क्या होंगे? जुडिशियल एक्ट को एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्वाजी जुडिशियल एक्ट का क्या है? फेलियर टू फॉलो नेचुरल जस्टिस। अगर फेलियर हो गया नेचुरल जस्टिस का, क्या कि ऑडी अल्टरम पार्टम, आपने दूसरी पार्टी को नहीं सुना, एक ही पार्टी को सुन के फैसला दे दिया, या फिर नेमो जुडेक्स नॉन कॉजा सुआ, मतलब आप अपने केस के जज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है। इफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फेल्स टू गिव अ पर्सन राइट टू हर्ड बिफोर सस्पेंडिंग देयर लाइसेंस, दिस मे रेंडर द डिसीजन अनलॉफुल, ठीक है। मतलब अगर लाइसेंस किसी का कैंसिल कर रहे हो तो एटलीस्ट उसकी बात तो सुनो, ठीक है। एक्टिंग बियॉन्ड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जितनी अथॉरिटी मिली है उससे बियॉन्ड एक काम करोगे तो क्या होगा? पनिशमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पेरेंटल एंड क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी। सिमिलरली जैसे जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल होता है, वैसे पेरेंटल एंड क्वाजी पेरेंटल होता है। पेरेंटल क्या है? लीगल राइट है जिनका चाइल्ड के पास, वो क्या है? पेरेंट्स है। और क्वाजी पेरेंट्स क्या है? जिनके पास लीगल राइट तो है बट इन एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब स्कूल, ट्यूशन सेंटर्स, तो ये क्या है? ये क्वाजी पेरेंटल है। एंड पेरेंट्स लीगल गार्जियंस या के पेरेंटल अथॉरिटी में आते हैं, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स क्या है? पहला राइट टू कस्टडी, बच्चे का कस्टडी का अधिकार माँ बाप के पास होता है, पेरेंट्स के पास होता है या लीगल गार्जियन के पास होता है। राइट टू मेक डिसीजन, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक पेरेंट्स उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है। राइट टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सिखाना, 2 चांटे लगा देना भी पेरेंट्स का काम है, बट ऐसा नहीं कि लेटा लेटा के मारो। बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत न्यूज़ में आता है आजकल, जनरली इतना ज़्यादा लोगों का टेम्परामेंट बढ़ गया है कि बच्चे को बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली मारते हैं, पीटते हैं, किसी भी पर्पज से समझ लो, समझाने के लिए या उनकी बात नहीं मानते तो बहुत ब्रूटली मारते हैं। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब सिर्फ मारना ही आपकी राइट नहीं है, बल्कि उस बच्चे का केयर करना भी आपका राइट है, यह आपकी ड्यूटी है। द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ एजुकेशन एंड मॉरल गाइडेंस, एजुकेशन और मॉरल गाइडेंस भी देना पेरेंट की ड्यूटी है। तो एग्जांपल क्या है? एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड डिसिप्लिन, ये आपके पेरेंटल अथॉरिटी के एग्जांपल हो गए। एंड दीज आर केस लॉज, ठीक है। ये केस लॉज, आप इसमें से केस पुट्टास्वामी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2-3 जगह आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आएगा और प्राइवेसी का मैटर है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट केस हैं जिसमें से ये आप मस्ट है, ये जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। देन है नेक्स्ट क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी। क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी क्या होता है? मैंने बताया स्कूल या फिर वो अथॉरिटीज जहाँ पे पेरेंट एब्सेंट हो तो बच्चे का गार्जियन कौन होगा? वो अथॉरिटीज होती है क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी। गार्जियनशिप, ठीक है। टीचर्स एंड स्कूल अथॉरिटीज। फॉस्टर केयर, मान लो बच्चा जो है किसी फॉस्टर केयर में रहता है जहाँ पे लीगल कस्टडी जो है एक सेंटर को दी हुई है, तो क्या होगा? फॉस्टर केयर, जैसे चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी। तो ये फॉस्टर केयर होती है, उनके पास क्या होगी? क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी होगी। मेंटोर्स एंड रिलीजियस फिगर्स, मान लो कोई जैसे चर्च है, फादर होते हैं वहाँ पे, तो वो मेंटोर भी होते हैं और रिलीजियस फिगर भी होते हैं, तो उनके पास भी क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक तो गार्जियनशिप का है, वो तो पता ही है कि ग्रैंड पेरेंट जो होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके पास गार्जियनशिप राइट्स होते हैं, ठीक है। देन टीचर्स, टीचर के बाद टीचिंग राइट होता है, टीचिंग के लिए वो हल्की फुल्की पनिशमेंट भी दे सकता है। बट एक बार न्यूज़ में आया था कि एक टीचर ने एक बच्चे को मई की गर्मी में भरी दोपहर में बिल्कुल सूरज के नीचे विदाउट एनी शेड उसको खड़ा कर दिया था, और खड़ा करने की वजह से उसके दिमाग पे असर पड़ गया और उसे चक्कर आ गया और उसकी हेल्थ खराब हो गई, ठीक है। तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज ब्रूटल इन नेचर, ठीक है। एंड देन फॉस्टर केयर भी क्या है? रोल ऑफ पेरेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। देन दिस इज केसेस, तो ये आप मेंशन कर सकते हो, इसमें से कोई भी एक केस आप इसमें देख लो और आपका टोटल 2 केसेस हो जाएंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। तो अगर एक केस लॉ आप इसमें से देख लोगे और एक केस लॉ आपने उसमें से देख लिया पेरेंटल अथॉरिटी, और एक केस लॉ आपने उसमें से देख लिया क्वाजी पेरेंटल में। सिमिलरली एक केस आपने जुडिशियल में देख लिया, एक केस आपने क्वाजी जुडिशियल में देख लिया, तो दोनों टॉपिक के मिला के आपके 2 केसेस हो गए तैयार, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इन लोको पेरेंटिस, मतलब इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स, मतलब क्या है? क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटी जो होती है वो क्या होती है? इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स, मतलब वहाँ पे ओरिजिनल पेरेंट्स एब्सेंट होते हैं, देयरफॉर जो है इन प्लेस ऑफ पेरेंट किसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, लाइक स्कूल और गार्जियंस, ठीक है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, मतलब जो पेरेंट या क्वाजी पेरेंट्स होंगे वो जो भी डिसीजन लेंगे वो चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है।
जैसे इन कस्टडी बैटल और गार्जियनशिप केसेस द कोर्ट ऑलवेज प्रायोरिटाइज दैट व्हाट वुड बी द बेस्ट फॉर चाइल्ड ड्यूरिंग देयर फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। मतलब फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए बेस्ट जो होगा उसको कस्टडी मिल जाएगी। ठीक है। द नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंटल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पेरेंट्स हैव फंडामेंटल राइट बट दीज राइट ऑल्सो कंपेनिड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब आपके पास राइट है बट उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। A parents have right to decide where a child will live, but they must ensure child basic need, food, education and medical care are met। मतलब पेरेंट्स के पास फुल अधिकार है डिसाइड करने का कि उनका बच्चा कहाँ रहेगा, बट ये डिसाइड करते वक्त उनको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो उसके चाइल्ड की नीड है, क्या, फूड, एजुकेशन, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिकल केयर, ये उनको मिलनी चाहिए। ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? पेरेंटल राइट्स, लॉस ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी। मतलब अगर पेरेंट बहुत ज़्यादा ब्रूटल काम करेंगे तो क्या होगा? अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और क्या होगा? चाइल्ड वेलफेयर यूनिट को कस्टडी दे दी जाएगी। एंड देन नेक्स्ट इज कॉज पेरेंटल का ओवर रीच। बहुत ज़्यादा ही आप टीचर जो है फिजिकली पनिश कर रहा है बच्चों को, बहुत ज़्यादा लिमिट्स के ज़्यादा पनिश कर रहा है, वही धूप वाला एग्जाम्पल, तो क्या होगा? एक्सीड हो जाएगी पावर, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ आपका यूनिट 2 कवर हो गया। यूनिट 2 कवर होने के साथ साथ आपके लॉ ऑफ टॉर्ट के सेशनल एग्जाम्स तक का सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 एंड 4 और सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स की। कॉन्ट्रैक्ट का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यूनिट 2 एंड 1 ऑलरेडी कवर हो चुकी है फॉर सेमेस्टर 2 एंड लॉ ऑफ टॉर्ट की भी यूनिट 1 एंड 2 कवर हो गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट 2 की वीडियो आएगी बहुत जल्दी एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन यूनिट 3 एंड 4 ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।